जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो ये हमने पोएम पढ़ी थी, उसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम। ये इसकी समरी है, ठीक है। समरी ऑलरेडी मैंने थोड़ी सी बता दी थी आपको। दोबारा इसको भी पढ़ लेते हैं। द रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन पोएम द वेंड स्पीकर डिस्कसेस द पावर एंड द एनिग्मा ऑफ द नेचर ऑफ द इनविजिबल फोर्सेस। इस पोएम में वो क्या कर रहा है, जो इनविजिबल फोर्सेस हैं, नेचर हमारे साथ कैसे हाथ करती है, जिसे हम कुदरत का नाम देते हैं। सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द लिटरेचर यू विल नो दैट थ्रू आउट द लाइफ द रोल ऑफ फेट इज़ वेरी डोमिनेंट इन आवर लाइफ्स। हम जो भी नहीं कर सकते, हम उसका किस पे ब्लेम डाल देते हैं? किस्मत पे, फेट पे, ठीक है। तो यही चीज़ इनविजिबल फोर्सेस वही होती हैं जो आपको पता नहीं होता, लेकिन जो आप नहीं कर सकते आप उन्हें इनविजिबल फोर्सेस पे डाल देते हैं। थ्रू आउट द पोएम द विंड इज पर्सोनिफाइड एज अ डायनामिक एंड द अनप्रिडिक्टेबल एंटिटी। जैसे लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, हवा भी वैसे है। कभी आपको लगता है कि हवा जो है, इसी से ही आप सांस ले पा रहे हैं, इसी से ही आप सांस ले पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपको लगता है नहीं, ये हवा तूफान बन के आई, आपकी इमारतें, आपकी बिल्डिंगें गिरा दी, ठीक है। तो हवा भी कोई पता नहीं है ये क्या है। द स्पीकर ऑब्जर्व हाउ टू विंड अफेक्ट्स द वर्ल्ड, टॉसिंग काइट्स, रसलिंग ग्रास एंड क्रिएटिंग साउंड दैट मिमिक द सिंगिंग। अब देखें हवा को, किसी को तो ये ऊपर लेके जा रही है और किसी को घास को कहाँ पे नीचे रखा हुआ है। पतंगों और परिंदों को ऊपर उड़ा के लेके जा रही है, लेकिन घास जो है उन्हीं को। अब देखें, अगर ज़मीन गीली हो तो यही जो हवा है, अगर अब बारिश आई हुई हो तो हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये हवा ना चले, ताकि हमारी जो फसल है वो जड़ से ना उखड़ जाए, ठीक है। तो कहीं पे आप देखेंगे हवा को आप अप्रिशिएट करते हैं, कहीं पे आप देखेंगे कि यही आपको क्या लग रही होती है, बला लग रही होती है, आप इस पर नेगेटिव कमेंट करते हैं। डिस्पाइट विटनेसिंग द दीज effects द स्पीकर इज एक्चुअली अनेबल टू सी द विंड इटसेल्फ। सारा काम, अब देखें इनविजिबल फोर्स जो हमने कहा है कि हवा हमारे साथ ये सारे काम तो कर रही है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये हवा कर रही है, हम उसे देख नहीं सकते, ठीक है। हम उसे देख नहीं सकते। The poem captures the scene of the childlike wonder and curiosity, the reminiscent of the observing the mysteries of the natural world and childhood। अब देखें वो बचपन की बात पोएम में भी डिस्कस करता है, ठीक है। कि मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम मुझसे तो मजबूत हो, मुझे ये पता नहीं है कि तुम दरख्तों का जानवर हो या तुम जंगलों में रहने वाला जानवर हो, लेकिन मुझे इतना पता है तुम जवान हो या बूढ़ी हो, लेकिन मुझसे कम से कम मजबूत हो, ठीक है। Stevenson's verse reflects the transient and the ever-changing aspect of life and emphasizes the enduring fascination with the forces of the nature। ठीक है, ट्रांजिएंट किसको कहते हैं? लम्हाती चेंज को कहते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं है, ओनली द चेंज इज़ परमानेंट इन दिस टेम्परेरी वर्ल्ड, ठीक है। तो इस पूरी दुनिया में एक ही चीज़ परमानेंट है, पूरी दुनिया फ़ानी है। जो चीज़ परमानेंट है वो क्या है? वो है चेंज। तो हवा भी हमेशा हमें चेंज दिखाती है, ठीक है। कभी आपको वो ऑक्सीजन देती है, आपको लगता है कि हवा से ही हमारी ज़िंदगी है। कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो तूफ़ान था, इसने हमारी ज़िंदगी में कुछ आगे तब्दीली लाई है जो कि नेगेटिव होती है। उससे आगे चलते हैं। वर्ड मीनिंग है। टॉस का मतलब क्या होता है? उछालना होता है। काइट्स पतंग को कहते हैं। लेडीज स्कर्ट किसको कहते हैं? औरत के लिबास को कहते हैं। इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, घाघरा। अब पता नहीं है आप लोगों की लैंग्वेज में क्या वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। इनविजिबिलिटी किसको कहते हैं? जो चीज़ नज़र ना आए। ये जो दो लफ्ज़ दिए हुए इन लेसन में नहीं दिए हुए, पता नहीं ये इसने कहाँ से उठाए हुए हैं, ये पोएम में से नहीं आए हुए, ठीक है। बाकी इनके मीनिंग आपके सामने लिखे हुए हैं। जी, तो हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। समरी हम इसकी पहले कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नो वन कैन सी द विंड, डिस्कस हाउ कैन वी फील इट्स प्रेजेंस। ठीक है, कोई हवा को देख तो नहीं सकता, हम इसकी प्रेजेंस कैसे फील कर सकते हैं? दो द विंड इट सेल्फ इज इनविजिबल, इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट थ्रू इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, हवा को आप देख तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसकी मौजूदगी का आपको पता चलता है। ब्लोइंग काइट्स, पतंगों के उड़ने से। रसलिंग लीव्स, पत्तों के सरसराने से। एंड ब्लोइंग बर्ड्स, परिंदों के उड़ने से। अक्रॉस द स्काई, आसमान की तरफ, पूरे आसमान पे। वी कैन फील इट्स प्रेजेंस थ्रू द सेंसेशन इट क्रिएट्स। और इसके सेंसेशन से, इसके एहसास से हमें पता चलता है कि हवा चल रही है या नहीं चल रही है। सच एज द फीलिंग ऑफ एयर ऑन आवर स्किन, हमारी बॉडी पे जब हवा गुजरती है तो हमें फील होता है कि हाँ अब हवा चल रही है। द साउंड ऑफ लीव्स रसलिंग, पत्तों के सरसराने की आवाज़। एंड द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, काइट,
लाइक काइट्स एंड ट्रीज। तो पौधों के पत्तों वगैरह या पतंगों के उड़ने से हमें पता चलता है कि हवा को हम कैसे फील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज ब्लो ऑल द डे। ठीक है, द विंड ब्लोज ऑल द डे लॉन्ग एज मेंशन टू रिफ्रेन। ठीक है, तो आपने पोएम में भी पढ़ा है, बार बार वो उससे मुखातिब होके कहता है कि तुम सारा दिन चलती हो। तो किससे मुखातिब है वो? हवा से। व्हाट डज यू रेफर इन टू द पोएम। ये जो वर्ड यू हुआ है यूज, ये किसको रेफर करता है? यू रेफर्स टू द विंड विच इज़ पर्सोनिफाइड थ्रू द पोएम। ये जो पोएट है ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है? हवा से मुखातिब होकर कहता है यू, ओ यू, ओ यू। ठीक है, बार बार जो कहता है, जो हमने रिपीटिशन पढ़ी थी वो इसी चीज़ की है। डिस्कस द मेन आइडिया ऑफ द पोएम द विंड बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज स्पीकर्स फैसिनेशन विद द विंड्स इनविजिबल येट पावरफुल प्रेजेंस। ठीक है, कि हवा है, उसका थीम क्या है कि जो हवा है हमें पता नहीं है, हम उसे देख नहीं सकते, फिर भी हमें ये पता है कि वो कितना पावरफुल है। एंड द एयर देयर क्यूरियोसिटी अबाउट इट्स नेचर। ठीक है, और फिर वो अपना तजस्सुस बताता है इस नेचर के बारे में। द पोम एक्सप्लोर्स द विंड्स इफेक्ट्स ऑन द वर्ल्ड एंड द स्पीकर्स अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द एसेंस। ठीक है, तो ये कैसे उसके इम्पैक्ट्स बताता है, और पोएम बता रहा है कि वर्ल्ड स्पीकर्स अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड, और फिर शायर उसको किस किस तरह से समझना चाह रहा है वो हम सारा पोएम में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है एनालाइज द मीनिंग ऑफ द लाइन्स आर यू अ बीस्ट ऑफ द फील्ड एंड ट्रीज आर जस्ट स्ट्रांगर चाइल्ड देन मी। ठीक है, द लाइन सजेस्ट द स्पीकर इज वंडरिंग इफ द विंड इज अ जेंटल नेचुरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बीस्ट और द फील्ड ऑफ द ट्री। ठीक है, वो पूछना चाह रहा है उससे कि ये कुछ जंगलों का परिंदा है, जानवर है, या दरख्तों का कोई परिंदा है, या जानवर है, उसे ये चीज़ पता नहीं है, इसलिए वो उससे क्वेश्चन करता है। और फोर्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल स्ट्रांगर चाइल्ड देन मी। स्ट्रांगर चाइल्ड देन मी का क्या मतलब है? आप देखें, कोई भी आपसे स्ट्रांग होगा तो इसका मतलब है आप उसके आगे वीक हैं। तो फिर भी वो ये बता रहा है कि कम से कम जो भी हो तुम, दुनिया तुम्हें पावरफुल समझती है या नहीं, कम से कम मुझे इतना पता है कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। इट हाईलाइट्स द स्पीकर्स ऑफ awe एंड द क्यूरियोसिटी अबाउट द विंड्स पावर एंड नेचर। ठीक है, तो ये उसका तजस्सुस बताता है कि वो हवा के बारे में कितना केयरफुल है और उसके बारे में कितना तजस्सुस रखता है, उसके बारे में जानना चाहता है कि उसके पास कितना पावर है। एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन हाई। The line suggests the wind's power to lift and carry things, kites high up in the air, showcasing its strength and the influence, its vivid image that illustrates the wind's ability to affect the physical world। ठीक है, तो ये हवा को कैसे कह रहा है कि तुम पतंगों और परिंदों को ऊपर हवा में उड़ा के ले जाती हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई टास द काइट्स, तो ये हवा से इस तरह मुखातिब है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 What does the wind symbolize in the poem? Also evaluate its spiritual meaning। अब देखते हैं, the wind symbolizes the unseen forces of the nature। पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, ये unseen forces को शो करती है। एंड its spiritual meaning could be interpreted as the divine or the higher power that is beyond human control। या फिर हवा को हम ऐसे ही कह सकते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स द मिस्टीरियस एंड द आ इंस्पायरिंग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, मिस्टीरियस किसको कहते हैं? छुपी हुई, जैसे आप किसी को कहते हैं छुपा रुस्तम। तो ये जो है इसकी मिस्टीरियस, ये जो छुपी हुई इसकी नेचर है, उसके बारे में वो बात करने की कोशिश कर रहा है। आर्ग्यू द मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विंड। आर्ग्यू The wind is metaphorically represented as a powerful invisible entity that can be felt but not seen। हवा एक ऐसी पावरफुल चीज़ बताई गई है जिसको फील तो किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता, बट नॉट सीन, मच लाइक द स्पीकर्स इमोशंस एंड द क्यूरियोसिटी। जिस तरह हम ने इसको पढ़ा है, स्पीकर को, ये जो पोएट है, इसकी हम क्यूरियोसिटी को फील तो कर सकते हैं लेकिन हमें नहीं पता वो कितना क्यूरियस है। इट रिप्रेजेंट्स द मिस्टीरियस एंड द आ इंस्पायरिंग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड इट्स इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द फोर्सेस बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ है कि दुनिया में इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और मेरे ख्याल में यही रियलिटी है। ठीक है, हम हवा के बारे में नहीं जानते कि ये कितना पावरफुल है। जी, क्वेश्चन के बाद देखते हैं, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द विंड। ठीक है, द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ठीक है,
तो उसके बाद है द विंड इज़ पर्सोनिफाइड एज डायनामिक एंड प्रिडिक्टेबल एंटिटी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जी फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच एज मेटाफॉर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। अब इसने आगे एग्जांपल दी हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से मैं आगे निकलूं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। सिमिली, सिमिली क्या होती है? सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू एसेंशियली डिसिमिलर ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट्स आर एक्सप्रेस्ड कंपेयर्ड विद वन अनदर थ्रू द यूज ऑफ लाइक और एज। किसी भी खूबी की बुनियाद पर किसी चीज़ को किसी चीज़ से मिला देना, वो चीज़ें होती तो डिसिमिलर हैं, अपोजिट होती है। ठीक है, अब जैसे आप जैसे भी हैं दुनिया के लिए, आप माशाल्लाह हैंडसम होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, जो भी हैं आप अपनी माँ के लिए चांद हैं। आपकी माँ आपको कहती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी चांद की तरह खूबसूरत है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, तो ये सिमिली है। ठीक है, इसे तशबीह कहते हैं उर्दू में, ये सिमिली है, चांद की तरह। तो सिमिली में हमेशा एक बात याद रखें, इसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं लाइक और एज का। ठीक है, अब देखें आगे एग्जांपल इसने लिखी हुई हैं। स्ट्रांग एज एन ऑक्स, एज आ गया है। ठीक है, इतना मजबूत कि जितना एक कुल्हाड़ा या बैल। ऑक्स किसको कहते हैं? बैल। स्वीट एज शुगर, ठीक है, चीनी की तरह मीठा। रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, ठीक है, लाइक एज ये वर्ड हमेशा होंगे सिमिली में। मेटाफर और सिमिली में आपको चीज़ें सेम मिलेंगी, लेकिन वो एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ये थोड़ा वर्ड के थ्रू होता है। अब ज़रा मेटाफर को देखते हैं। अ मेटाफर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। ठीक है, इट क्रिएट्स इम्प्लिसिट कंपैरिजन विदाउट। अब देखिए मैंने आपको सिमिली में क्या एग्जांपल दी कि आपको आपकी अम्मा कहती है मेरा बेटा या बेटी चांद की तरह खूबसूरत है। ठीक है, खूबसूरती की बुनियाद पे आपको क्या दिया? चांद की तरह। अब अगर इसी को अगर मेटाफर के एग्जांपल में देखते हैं, आपको आपकी अम्मा कहती है मेरा बेटा शेर या शेरनी है। मेरा बेटा शेर है, मेरी बेटी शेरनी है। अब देखें, किसी ऐसी खूबी की बुनियाद पे आपको डायरेक्ट कंपेयर कर दिया गया है शेर के साथ। वो खूबी कोई भी हो सकती है, वो बहादुरी हो सकती है, वो ब्रेवरी हो सकती है, जो भी हो सकती है। तो उसमें क्या था? शेर की तरह बहादुर है, चांद की तरह खूबसूरत है। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं आप। ठीक है, अब देखें इसने जो नीचे एग्जांपल दी हुई है, टाइम इज़ मनी। ठीक है, देर इज़ अ वेट ऑन माई शोल्डर। ठीक है, देर इज़ अ वेट ऑन माई शोल्डर। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो कर रहा है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसन। ठीक है, अब देखें ये सारे लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसन। अब लाफ्टर को देखें, मेडिसन को देखें। मेडिसन तो वो होती है जिसे निगलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे केस क्या है? उलट है। उसके बाद देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग, एन आइडिया और एन एनिमल इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एक बात याद रखें, पर्सोनिफिकेशन ऐसा फिनोमिनन है जिसमें आप एक जानदार की जो खसूसियत होती है वो बेजान चीज़ से जोड़ देते हैं। ठीक है, जब अब आपने शायद सुना होगा कि आसमान रो रहा है। अब आसमान तो नहीं रोता। आप कहते हैं कि दरख्त डांस कर रहे हैं, डांस तो इंसान करता है। ठीक है, तो ये सारे क्या फूल मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराता तो इंसान है। तो ये आप एक जानदार की खूबी बेजान से जब लगा रहे होते हैं, इसे क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें, द स्काई वीप्स, आसमान रोता है। द विंड इज़ विस्परिंग आउटसाइड। अब हवा सरगोशियाँ किधर करती है? विस्परिंग तो आप करते हैं एक दूसरे के कान में, जो चोरी छुप के बातें करते हैं। ठीक है, तो ये एक जानदार की खूबी बेजान चीज़ से लगा दिए। माई हार्ट डांस्ड व्हेन आई वन द कॉन्टेक्स्ट। अब देखें दिल किधर डांस करता है। ये तो दिल तो वैसे भी हम लोगों ने पता नहीं किस किस मामले में यूज़ करना शुरू कर दिया, अदरवाइज़ तो ये बेचारा पंपिंग आर्गन है। इसका काम यही है कि इसने बॉडी को पंप करना है, ब्लड। ठीक है, तो कभी भी जब आप बात में एक और साइड पे लेके जा रहा हूँ, कभी भी अगर आप कहते हैं ना कि मेरा दिल ये कर रहा है, हालांकि ये सोच का जो काम है ये दिमाग का है। अब जब कभी ये कहते हैं कि मेरा दिल ये कर रहा है, एनी थिंग विच कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ आई। ठीक है, जिस भी चीज़ की आपके पास लॉजिक नहीं होती, रीज़न नहीं होती, आप उसको दिल के साथ एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अपॉस्ट्रॉफी क्या होती है? In the context of the literature poetry, an apostrophe is a figure of speech in which a speaker addresses an absent or non-human entity as if it were a person. किसी भी चीज़ को एड्रेस करने के लिए, मुखातिब करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। अपॉस्ट्रॉफी, अब देखें,
विलियम वर्ड्सवर्थ लाइन्स composed a few miles above the टेनिस। अब देखें इसने उस चीज़ को क्या, जॉन मिल्टन पैराडाइज लास्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये किसी को एड्रेस कर रहा है, किसी चीज़ को भी एड्रेस कर रहा है। अब उसके बाद है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है? एलिट्रेशन होती है रेपिटिशन ऑफ साउंड्स। एलिट्रेशन क्या होती है? रेपिटिशन ऑफ साउंड होती है। कोई भी साउंड, जब साउंड कैसे रिपीट होती है, एक बात याद रखें, जब भी कोई पोएम आप पढ़ते हैं तो उसका जो फर्स्ट फोनीम है कि किस स्पेलिंग से वो शुरू हो रही है, किस साउंड से वो शुरू हो रही है, उसकी रेपिटिशन होती है, पूरे वर्ड की रेपिटिशन नहीं होती। ठीक है। Alliteration is a literary device or stylistic technique in which a series of the word in the sentence or the phrase have the same beginning consonant sound। ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की वैसे दो टाइप्स होती हैं, एक एजोनेंस होता है, एक कॉन्सोनेंस होता है। ठीक है। अगर वावल साउंड की रेपिटेशन हो तो उसे एजोनेंस कहते हैं, अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसे फिर कॉन्सोनेंस कहते हैं। अब आगे हम पोएम्स इसकी एग्जांपल देखते हैं। पीटर पेपर पेक्ड अ पैक ऑफ द पिकल्ड पेपर। ठीक है। अब देखें इसको, देखें पा साउंड जो है ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। ठीक है। अब ये स साउंड को देखें, ये बार बार रिपीट हो रही है, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। अब उसके बाद है एनाफोरा। एनाफोरा किसी ऐसे रेफरेंस को कहते हैं जिसकी पहले बात हो चुकी हो। ठीक है। एनाफोरा, इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ द एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव फ्रेज क्लास सेंटेंस। ठीक है। किसी भी चीज़ की जब पहले बात हो चुकी हो, बार बार उसका रिपीट होना, उसका रेफरेंस देना क्या कहलाता है, एनाफोरा कहलाता है। ठीक है। अब मार्टिन लूथर किंग की उसने बता दी आई हैव अ ड्रीम में से वो कहता है आई हैव अ ड्रीम। ठीक है। आई हैव अ ड्रीम, वो बार बार कहता है आई हैव अ ड्रीम, जिस लाइन को वो बार बार रिपीट कर रहा है उसे एनाफोरा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है रिफ्रेन। रिफ्रेन इज अ रिपीटेड लाइन, फ्रेज, ग्रुप और लाइन्स इन द पोएम, सॉन्ग और पीस ऑफ द लिटरेचर। ठीक है। ये कौन सी लाइन है, जो रिपीटेड लाइन होती है, इसे रिफ्रेन भी कहा जाता है। इन द सॉन्ग हे जूड बाय द बीटल्स, द लाइन हे जूड डोंट मेक इट बैड, इट इज़ अ रिफ्रेन दैट इज़ रिपीटेड थ्रू द सॉन्ग। ठीक है। डोंट मेक इट बैड, ये बार बार रिपीट कर रहा है किसी चीज़ से जब मना किया। रिफ्रेन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ से रोकना या बाज रहना या दूर रहना। ठीक है। तो इसे रिफ्रेन कहते हैं। ओके। उसके बाद है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म किसे कहते हैं? सिंबलिज्म रेफर्स टू द यूज ऑफ द रिप्रेजेंटेशनल इमेजरी। द राइटर एम्प्लॉयज एन इमेज विद द डीपर एंड नॉन लिटरल मीनिंग फॉर द पर्पस कन्वेइंग कम्प्लेक्स आइडियाज। सिंबलाइज कोई भी आइडिया किसी चीज़ को करता है। जो पोएट होते हैं, फिक्शन के बारे में अगर आपने डेफिनेशन सुनी हो, फिक्शन इज़ द लाई थ्रू विच वी टेल द ट्रुथ। फिक्शन या पोएट्री एक ऐसा झूठ होता है जिसके ज़रिए हम सच्चाई बताते हैं। ठीक है। तो ये किसी भी चीज़ को सिंबलाइज करता है। अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, द हार्ट इज़ ऑफन एम्प्लॉयड एज अ सिंबल ऑफ लव। अब देखें ये जो दिल है ये हम लव के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एन ऑलिव ब्रांच इज यूज टू सिंबलाइज द ट्रूथ। अब इसी तरह आगे एग्जांपल देखें, ब्लैक इज़ द सिंबल ऑफ डेथ। अब किसने कहा है कि जो ब्लैक सिंबल है ये डेथ की अलामत है? नहीं, ये हमने सिंबलाइज किया हुआ है, हमने बनाया हुआ है। कहीं भी पोएट्री में अगर ब्लैक की बात हो जाए तो आपको समझ आ जाती है कि आप कुछ नेगेटिव होने वाला है। द डव इज़ यूज टू सिंबलाइज द पीस। अब जो भी पोएट डव को यूज़ करेगा, फाख्ता एक ऐसा परिंदा है जो पीसफुल रहता है। ठीक है। तो हमेशा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पीस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है हाइपरबुले। हाइपरबुले क्या होता है, जब आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं मुबालगा आराई। हाइपरबुले इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ एग्जेजरेशन और एम्फसाइजेज आर द इफेक्ट। ठीक है। जब आप कहते हैं कि आप किसी भी शख्स को कहते हैं कि मेरी पूरी दुनिया आप हो, तो इसका क्या मतलब है? पूरी दुनिया कोई आपकी नहीं होता, आप अपने महबूब को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे होते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि मेरी पूरी दुनिया आप हो। ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल, आपको टीचर कहता है कि मैंने आपको 1000 बार कहा है कि ये काम नहीं करना। अब 1000 बार उसने लिटरली आपको नहीं कहा है, वो चीज़ को बढ़ा के पेश कर रहा है, इसे एग्जेजरेशन कहते हैं। एग्जेजरेशन का मतलब होता है चीज़ों को बढ़ाना चढ़ाना, और लिटरेचर की ज़बान में इसे हाइपरबोले कहते हैं। ठीक है। आई हैव, अब देखें एग्जांपल देखें, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम। अब मैंने तुम्हें लाखों दफ़ा कहा है कि अपना कमरा साफ़ किया करो। द सूट केस वेज अ टन। ये जो सूट केस है कि इसका वज़न कितना है,
टन है। अब सूटकेस थोड़ा सा हैवी हो सकता है, टन का नहीं हो सकता, लेकिन उसने क्या कर दिया, एग्जेजरेट कर दिया, बात को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया। उसके बाद है इमेजरी। इमेजरी क्या होती है? इमेजरी लफ्ज़ इमेज से निकला है। इमेजरी लफ्ज़ कहाँ से निकला है? इमेज से निकला है। और इमेज आपको पता है क्या होती है? कोई भी ऐसा चीज़ जो आपकी फाइव सेंसेस को अपील करती है वो इमेजरी में आती है। देखें, इमेजरी इज़ अ लिटरेरी और पोएटिक सेंस इन द आथर्स यूज ऑफ द डिस्क्रिप्शन एंड द विविड लैंग्वेज डीपनिंग द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क बाय अपीलिंग टू द सेंसेस। ठीक है, तो मेंटल इमेज आपके माइंड में बनती है। ठीक है, एलिमेंट्स, इमेजरी क्या है? एलिमेंट्स ऑफ पोएम दैट इन्वोक्स एनी ऑफ द फाइव सेंसेस टू क्रिएट द सेट ऑफ द मेंटल इमेज। फाइव सेंसेस में से आपकी किसी भी सेंस को वो इस तरह से अपील करती है कि आपके माइंड में क्या बनता है, उस चीज़ का इमेज बनता है। अब देखें, जब उसने कहा है कि अब तुम हवा को, उसने कहा है कि तुम पतंगों को, परिंदों को उड़ा के ले जाती हो, अब आपके माइंड में क्या हुआ होगा? एक इमेज बनी होगी। ठीक है, जब किसी भी चीज़ की, किसी भी सेंस की आपको अपील करती है ये चीज़, तो उस वक्त ये क्या कहलाती है? इमेजरी कहलाती है। अब आगे हम इसकी एग्जांपल देते हैं। व्हेन ये जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, व्हेन इमेजरी इज रिटन वेल द रीडर कैन सी, हियर, टेस्ट, टच एंड फील द टेक्स्ट। ठीक है, इमेजरी को आप देख लें, जब एक राइटर एक अच्छे तरीके से आपको बताता है तो आप उस टेक्स्ट को टेस्ट कर सकते हैं, आप उसे सुन सकते हैं। ठीक है, अब देखें, हिज वर्ड्स फेल्ट लाइक अ डैगर इन माई हार्ट। अब उसके जो अल्फाज थे वो मेरे दिल में खंजर की तरह चुभे। ये इमेजरी है। ठीक है, अब देखें, खंजर किसी चीज़ में अगर चुभा हुआ हो तो आप एक तस्वीर माइंड में बना रहे हैं। ठीक है, अब आगे वाले एग्जांपल देखें। माई हेड इज़ पाउंडिंग लाइक अ ड्रम। मेरा जो सर है वो ड्रम की तरह, वो ढोल की तरह बज रहा है। अब सर में दर्द की शिद्दत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता वो उसे ढोल की तरह कोई बजा रहा है। तो ये इमेजरी है। ठीक है, द किटन्स फर इज़ मिल्की। ठीक है, अब जो बिल्ली का बच्चा है उसकी खाल के बारे में, उसकी जल्द के बारे में बता रहा है कि मिल्की है। ठीक है, उसके बाद है आयरनी। Irony is a situation that subverts a reader's expectation. For example, our brain gives us the knowledge, but we have so little knowledge about the brain. ठीक है, आयरनी आपको मैं सिंपल एग्जांपल में समझाता हूँ। ये आप ऐसी बात कर देते हैं जो कि इनडायरेक्ट होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको आपके टीचर ने कहा कि आपने होमवर्क करके लाना है। आप अगले दिन आते हैं, आपका टीचर आपको कहता है कि खड़े हो जाएं जिसने होमवर्क नहीं किया। वो आपसे पूछता है आपने होमवर्क किया? आप कहते हैं नहीं। वो कहता है एक्सीलेंट। ठीक है, अब एक्सीलेंट वर्ड का क्या मतलब है और उसने किस जगह पे बोला है? ठीक है, तो इसको कहते हैं आयरनी। ठीक है, अब आगे देखें। सेइंग ओ ग्रेट एज अ रिस्पॉन्स ऑफ द नेगेटिव सिचुएशन। ठीक है, जैसे मैंने एक्सीलेंट की एग्जांपल दी, इसने इधर ओ ग्रेट लिख दिया है। ठीक है, अब देखें आगे एंटीथीसिस। इट इज़ द लिटरेरी टेक्निक दैट प्लेसेस अपोजिट थिंग्स और आइडियाज नेक्स्ट टू वन अनदर इन ऑर्डर टू। एक बात याद रखें, एंटीथीसिस क्या होता है? पहले तो आप कुछ सपोज करते हैं, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, उसका एंटी ले आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वैसे मेल तो बारगेनिंग में अच्छे नहीं होते, अगर कुछ फीमेल्स हैं। आप जब कुछ सौदा लेने जाते हैं, आप कुछ चीज़ ख़रीदने जाते हैं, वो दुकानदार आपको क्या बताता है कि 1000 रुपये की है। ये थीसिस हो गया। कितने की है? 1000 रुपये की है। ये क्या हो गया? थीसिस हो गया। आप उसे कहते हैं नहीं, मैंने तो 500 रुपये देने, ये एंटी थीसिस हो गया। ठीक है, तो इसी के बीच में आप मामला जब कहीं तय पाते हैं उसे कहते हैं सिंथेसिस। एक थीसिस था 1000 रुपये वाली जो प्राइस थी, और उसका एक एंटी थीसिस था 500, लेकिन बीच में आपने 600-700 रुपये पे जो रास्ता निकाला उसे सिंथेसिस कहते हैं। तो एंटीथेसिस किसे कहते हैं? अपोजिट चीज़ को कहते हैं। अब आगे एग्जांपल देखें। इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। ये बहुत अच्छा वक्त भी था, ये बहुत बुरा वक्त भी था। द टेल ऑफ द टू सिटीज़। ठीक है, तो ये इसमें से लिया गया है। अब आगे देखें ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है? ओनोमेटोपिया के बारे में एक भी चीज़ याद रखें, ये नेचुरल साउंड्स होती हैं परिंदों की, ऐसी नेचुरल साउंड जो खुद से पैदा होती हैं। Onomatopoeia is a word that sound like what it means. For example, a buzz. ये कभी भी पोएट आपको कू कू जैसे कुअल को शो करता है। इसी तरह आप कभी भी बहुत सारे वर्ड देखेंगे तो ये सारे ओनोमेटोपिया में आते हैं, नेचुरल साउंड्स। ओनोमेटोपिया इज अ वर्ड दैट साउंड लाइक व्हाट इट मीन्स। अब देखिए, बज, द बी बज्ड इन माई एयर। अब मक्खी के सर सनाने की, शहद की मक्खी हो या कोई भी मक्खी हो, उसकी आवाज़ को बजिंग कहते हैं।
बूम, द बूम ऑफ द फायर वर्क स्केर्ड द बेबी। द बूम किसको कहते हैं? ब्लास्ट होने को कहते हैं, किसी भी चीज़ के फटने को कहते हैं। उसके बाद है म्यू, द कैट म्यूट फॉर सम मिल्क। ये जो बिल्ली की आवाज़ होती है म्याऊ म्याऊ करना, इसे क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द स्पीच इन द पोएम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं पोएम के अंदर ही। ठीक है। अब एनालाइजिंग द पोएट्री देखें ज़रा। मीटर, मीटर क्या होता है? इसे उर्दू में तो हम बहर औजान कहते हैं। ठीक है। किसी भी सेंटेंस का बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, जब भी कोई पोएट पोएट्री लिखता है तो वो कोशिश करता है लाइनें बराबर हों, उसे मीटर कहते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ द सेलेबल्स, सेलेबल्स का क्या मतलब होता है? साउंड्स वगैरह। द पैटर्न एम्फसाइजेज ऑन दोज सेलेबल्स। ठीक है। अब आगे देखें। अ लाइन ऑफ पोएट्री कैन बी ब्रोकन इनटू फीट विच आर इंडिविजुअल यूनिट विद इन द लाइन ऑफ द पोएट्री। आप जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं, अब देखें ब्यूटीफुल, इसमें दो सेलेबल्स हैं, ब्यूटी और फुल। तो ये सारी चीज़ें जब शायर इसको करता है तो इसे क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। अब राइम किसको कहते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट द राइम वी आर रेफरिंग टू द रेपिटेशन ऑफ द फाइनल सेलेबल इन द डिफरेंट वर्ड। ठीक है। रदीफ क्या होता है, काफिया क्या होता है, ये आपको होपफुली पता होगा कि एंड पे जो चीज़ रिपीट हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर फेमस सोनेट 18, शेल आई कंपेयर दी अ समर डे। ठीक है। तो दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, रफ विंड टू शेक द डार्लिंग बर्ड्स मे। अब डे और मे को देखें, ये क्या है? अब टेम्परेट और डेट को देखें, ये क्या है? ये राइमिंग स्कीम है इस पोएम की। ठीक है। तो हम डे को ए कर रहे हैं और एट को, टेम्परेट को बी कर रहे हैं, तो इसकी टेक्निक, इसकी क्या है? राइमिंग स्कीम ए बी है। ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखें, हम राइमिंग स्कीम कैसे करते हैं? देखें, यहाँ पे ये डे है और यहाँ पे ये क्या है? मे है। तो ये एंड पे एक ही जैसी साउंड पे ख़त्म हो रही हैं, तो हम इसे ए का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? इसे ए का दे देते हैं। अब इसी तरह टेम्परेट को देखें और इसी तरह डेट को देखें, इसे हम बी का नाम दे देते हैं। इसे क्या नाम दे देते हैं? बी का नाम दे देते हैं। तो ये क्या है? हमारे पास ए बी इसकी टेक्निक हो जाती है। ठीक है।